हेलो बच्चों, आप लोग कल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और टॉप 10 को इनाम भी मिलना है जैसा कि आपको पता है। तो ये 2 पेज में आप फास्ट ट्रैक रिवीजन करके फटाफट अच्छा सा प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिन बच्चों के कुछ टॉपिक्स मिस हो गए थे तो वो भी इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आप एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीगेट डिमांड क्या है? तो बेसिकली ये टोटल एक्सपेंडिचर है जो गुड्स सर्विस पर किया जाता है इकोनॉमी के अंदर। तो जब आप खर्च करते हैं तो बेसिकली जब आप किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं तो तभी तो उस पर खर्च करेंगे। तो ये हम खर्च तब करते हैं जब हम डिमांड करते हैं चीज़ों की। तो बेसिकली मैंने इसकी डिफाइन आपको पहले वाले नोट्स में भी भेजी थी। क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल द सेक्टर इन एन इकोनॉमी, या तो ये बोल दो, या टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी, ये भी एग्रीगेट डिमांड की डिफाइन हो सकती है। 4 सेक्टर्स हैं जो इसमें शो किए गए हैं जिसे हम कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड भी बोलते हैं। कंजम्पशन जो हाउस होल्ड करता है, इन्वेस्टमेंट जो फर्म करती है, गवर्नमेंट, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड क्या है और इसके कंपोनेंट्स बताइए। तो जब आपका पेपर आसान बनता है तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि एग्रीगेट डिमांड क्या है और उसके कंपोनेंट्स बताइए, 3 मार्क्स में। और अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन फंक्शनल रिलेशनशिप है इनकम और कंजम्पशन का। ये बताता है कि इनकम और कंजम्पशन कैसे रिलेट करते हैं। हम सब जानते हैं कि इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, पर ये रिलेशन जो है ये बताता है कि और क्या क्या वैरायटी ऑफ चेंजेस हैं दोनों के बीच और किस तरह से रिलेट करते हैं दोनों आपस में एक दूसरे से। इसको मैथमेटिकली शो किया गया है कि कंजम्पशन जो आप करते हैं उसके अंदर 2 तरह के कंजम्पशंस होते हैं, सी बार और एमपीसी। ये जो सी बार है ये ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे आप करते हैं, ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम, जब आपकी इनकम नहीं होती तब जो आप खाते हैं। और जो आपकी एमपीसी होती है ये बेसिकली चेंज इन कंजम्पशन है। ये बताता है कि जब आपकी कोई भी इनकम होगी तब जो आप उसका जो कोई पार्ट खाने के लिए प्रिपेयर्ड होंगे, तो ये होगा आपका चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो बेसिकली कंजम्पशन और इनकम का रेशो रिलेशन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं इसे। तो बेसिकली ये इक्वेशन हो गई सी बार प्लस एम पी सी वाई, बी को यहाँ एम पी सी से रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो एम पी सी वाई ये कंजम्पशन फंक्शन है आपका। तो यहाँ कई बार बोर्ड एग्जाम में ऑटोनॉमस कंजम्पशन की डिफाइन आई हुई है, कई बार मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की आई हुई है। तो ये भी एक छोटे क्वेश्चन बनाने के लिए ठीक जगह है। तीसरा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड के अंदर कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम 2 सेक्टर पढ़ते हैं इसलिए वो आपको सी और आई पढ़ा रहा है। इन्वेस्टमेंट में क्या है? तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर का एक टाइप है जो हम रिटर्न एक्सपेक्टेशन से खर्च करते हैं कि आज मैं अगर कोई पैसा खर्च कर रहा हूँ तो उसके रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा। तो रेट ऑफ रिटर्न के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारा, जितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इन्वर्स होता है, हमें जितना महंगा लोन मिलेगा हम उतना कम इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ इन्वर्स रिलेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बोला गया है, रेट ऑफ रिटर्न के साथ डायरेक्ट बोला जाता। आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के 2 टाइप्स के, इंड्यूस और ऑटोनॉमस। तो ये जो आपकी जगह है एक डिफ्रेंशिएट के लिए बड़ी अच्छी जगह है। डिफ्रेंशिएट इसमें से पूछा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर आप डिफ्रेंशिएट करिए इंड्यूस और ऑटोनॉमस में। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या है? तो बेसिकली इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसी इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर करता है। तो हम डिफरेंस में बोल सकते हैं ये प्राइवेट सेक्टर करता है, ये गवर्नमेंट करता है। इसी तरीके से आप बता सकते हैं इसका मोटिव प्रॉफिट अर्न होता है और इसका मोटिव सोशल वेलफेयर होता है। इसी तरह आप बता सकते हैं कि ये इनकम के साथ इलास्टिक होता है, मतलब कि इनकम इंक्रीज़ होगी तो ये भी इंक्रीज़ होगा, इनकम डिक्रीज़ होगी तो ये भी डिक्रीज़ होगा, पर ये इनकम के साथ इन इलास्टिक होता है। इसका मतलब इनकम के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता। उसके बाद आप बता सकते हैं कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बेसिकली चेंज इन इन्वेस्टमेंट इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ए बार की तरह प्रेजेंट किया जाता है। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंशिएट तैयार किया जा सकता है इस तरफ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस में। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? तो एग्रीगेट सप्लाई जो है आपका, ये जो ऊपर आपने लिखा था टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वही है बिल्कुल, बट आप जो खर्च कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है? तो वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट जो भी आपके देश में बना उसकी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, इनकम या तो खाया जाता है या बचाया जाता है। तो एक इक्वेशन है इनकम
या तो खाएंगे या फिर बचाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो आपकी इनकम है या तो खाई जाएगी या बचाई जाएगी। तो कंजम्पशन फंक्शन ऊपर हो गया, सेविंग फंक्शन। ध्यान रखिए, कंजम्पशन फंक्शन से बड़े आराम से आप सेविंग फंक्शन निकाल सकते हैं। देखिए, जो आपका सेविंग है वो सी बार का अपोजिट होता है, सी बार पॉजिटिव होता है, एस बार नेगेटिव होता है। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। अगर 1 रुपये की इनकम है, तुम उसका आधा खाओगे तो आपका मन होगा आधा बचाऊं। अगर आप 60% खाओगे तो आप 40% बचाओगे। तो इस तरीके से एमपीसी का अपोजिट होता है एमपीएस, और इसका दोनों का इनकम के साथ रिलेशन होता है। तो एस बार जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आपको मिलेगा, जो सी बार होता है वही एस बार होता है, बट ये माइनस में होता है। एमपीसी जो आपने पढ़ा था उससे एमपीएस निकलता है 1 माइनस एमपीसी करके, और इस तरीके से इनकम लेवल। अब आगे देखेंगे तो हमारे पास एक प्रोपेंसिटी मिलेगी। एक तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं एमपीसी, एक मिलेगी एपीसी। तो यहाँ भी डिफरेंस कर सकते हैं आप। पूछा जा सकता है एपीसी क्या है, तो हम बताते हैं एपीसी बेसिकली रेशियो रिलेशन है टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का, या कंजम्पशन और इनकम का। बट यहाँ बताते हैं चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का रिलेशन है। तो एक तो डिफाइन हो गई, दूसरी इक्वेशन हो गया। तीसरा, अगर आपको लिखता है कि एपीसी के बारे में क्या लिख सकते हैं, तो हम एपीसी की बता सकते हैं कि एपीसी जैसे कि ग्रेटर देन 1 हो सकता है, पर एमपीसी कभी ग्रेटर देन 1 नहीं होता। हम ये बता सकते हैं कि भाई एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है पर एमपीसी नहीं होता। हम ये बता सकते हैं एमपीसी 0 हो सकता है बट एपीसी कभी 0 नहीं होता। इस तरीके से आप बता सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू जो कंज्यूम है, इसका रिलेशन इसको अल्टरनेटिवली फाइंड किया जा सकता है 1 माइनस एपीएस से, और जो एमपीसी है उसको फाइंड किया जा सकता है 1 माइनस एमपीएस से। तो इस तरीके से इनके अल्टरनेटिव फॉर्मूलाज बता सकते हैं आप। तो इस तरीके से डिफरेंस आएगा, तो आपको अपना दिमाग लगाना है। जो आपने 1-1.5 महीना पढ़ा है उसकी उस वैल्यू को यूज़ करना है, उस कंटेंट को यूज़ करना है। सेम एपीसी और एपीएस का रिलेशन हो सकता है, तो उसमें भी इसी तरीके से बता सकते हैं आप। पहले आप फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, डिफाइन का कर सकते हैं, उसके बाद रिलेशंस कर सकते हैं, एपीसी प्लस एपीएस 1, एमपीसी प्लस एमपीएस 1। इन सब से पता चलता है इनकम या तो खाई जाती है या बचाई जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे, जब आपकी इनकम ज़्यादा होती है, जैसे इनकम है कम होती है, इनकम 100 है और कंजम्पशन 150 है, तो इसका मतलब हमारी इनकम से ज़्यादा हमारा कंजम्पशन है। तो इस केस में आपका सेविंग जो होता है वो नेगेटिव होता है। पर अगर हमारी इनकम भी 200, कंजम्पशन भी 200, इस केस में तो -50 होगा आपकी सेविंग। बट इस केस में आपकी सेविंग 0 होगी, क्योंकि यहाँ इनकम और कंजम्पशन बराबर हैं, तो सेविंग क्या हो जाएगा 0। इस जगह को ब्रेक इवन बोलते हैं, जहाँ आपका कंजम्पशन एग्जैक्टली इक्वल होता है आपके इनकम के और आपकी सेविंग होती है 0। तो यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पूछ सकता है आपसे। आगे हमें पता है कि हम अपनी इनकम को बढ़ाएंगे और तो हमारा कंजम्पशन की स्पीड थोड़ी कम होती है, तो अब हमारे पास पॉजिटिव इनकम होगी। जब आपकी आमदनी ज़्यादा होगी और खर्चा कम होगा तो आपकी सेविंग पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग यहाँ डेरिवेशंस देखते हैं एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस का। यहाँ तक सारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हैं, मतलब 1, 3, 4 इस तरीके के। अब जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की 2 अप्रोच है, एडी और एएस। एडी एएस कहता है जहाँ एडी और एएस बराबर होगा वहीं इक्विलिब्रियम होंगे और वहीं एसआई भी बराबर होगा। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी वहाँ एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये 2 अप्रोचेज़ हैं, दोनों अप्रोचेज़ बड़े अच्छे अप्रोचेज़ में से एक हैं। दोनों को आप एक साथ ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो, बहुत आसान है। आप लोग एडीएस अप्रोच में क्या करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई होता है और उसको इंटरसेक्ट करते हैं एडी से, और जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कह देते हैं। उसी पॉइंट से हम एस और आई भी निकाल सकते हैं कि भाई जहाँ से सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। इस तरीके से एडीएस और एसआई अप्रोच को आप रिलेट कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन बनता है, 4-6 में अच्छा क्वेश्चन बन जाता है इस पर। अगला क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बेसिकली ये रेशियो रिलेशन है चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का, जो बताता है कि आप जितना ज़्यादा खाएंगे की प्रोपेंसिटी रखेंगे उतना ही मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, और जितना कम रखेंगे उतना ही कम। तो डायरेक्ट रिलेशन विद एमपीसी और इन्वर्स रिलेशन विद एमपीएस। तो ये बातें आपको एमपीसी और एमपीएस में समझाने को मिलती है। एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी, मिनिमम कितनी है 1 और मैक्सिमम कितनी है इन्फिनिटी।
तो ध्यान रखना मिनिमम वैल्यू ऑफ के कब होगा, जब आपका मिनिमम एमपीसी होगा। जब आपका प्रोपेंसिटी कंज्यूम 0 होगा तो एमपी आपका मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 होगी, और जब आपकी एमपीसी की वैल्यू 1 होगी तो आपका जो पैसा है वो इनफाइनाइट टाइम मल्टीपल होगा। इस तरीके से MPS1 और MPS0, इस तरीके से आपने रिलेशंस पढ़े हैं। इसी तरीके से आगे आप देखेंगे एक्स आंटे सेविंग और एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट, एक्स आंटे कंजम्पशन। मैंने बताया था एक्स आंट होता है प्लान्ड। देखो प्लान्ड टर्म से बना हुआ है। अगर आप इकोनॉमी में प्लान कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सेविंग कौन करता है, हाउस होल्ड, तो प्लान टू मेक इन द इकोनॉमी मतलब प्लान टू इन्वेस्ट इन एन इकोनॉमी, तो एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट हो गया। प्लान टू सेव इन एन इकोनॉमी तो एक्स आंटे सेविंग हो गया। प्लान टू कंज्यूम इन एन इकोनॉमी तो एक्स आंटे कंजम्पशन हो गया। प्लान करना है तो ध्यान रखना ये प्लान सेविंग होता है, और एक्सपोज जो होता है वो एक्चुअल सेविंग होता है। ये एक्चुअल सेविंग है, प्लान टू वो प्लान्ड है, ये एक्चुअल है। ये एंड ऑफ द पीरियड में होता है, ये बिगनिंग ऑफ द पीरियड में होता है, मतलब शुरुआत में, साल के शुरू में। उसके बाद ये जो होता है ये फ्लक्चुएटिंग वैल्यू होती है और ये एक फिक्स वैल्यू होती है। एक्स आंटे जो होता है वो डायनामिक नेचर का होता है, पर एक्सपोज जो होता है वो स्टैटिक नेचर का होता है। इस तरीके से डिफरेंस देखो, जब छोटी चीज़ों को आप एक लाइन में देखते हो, इसमें डिफरेंस करते हो तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो आपके स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं आगे एक्सपोज टू इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली अंडरटेक बाय द इन्वेस्टर एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो एक्स आंटे एक्सपोज प्लान्ड और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाएगा, कंजम्पशन चेंज हो जाएगा, सेविंग चेंज हो जाएगा, बट एक्स आंटे एक्सपोज प्लान्ड और एक्चुअल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इन टॉपिक से बात आता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली व्हेन पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क, जब कोई काम करने के खुद ही इच्छुक नहीं होता तो उसे हम वॉलेंट्री कहते हैं। बट अगर कोई इच्छुक है बट उसे काम नहीं मिल रहा, व्हेन पीपल आर रेडी टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट डू नॉट फाइंड एनी वर्क, तो इट मीन्स कि ये इनवॉलेंट्री है। तो ध्यान रखना इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ही मेन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वो होता है जहाँ जीरो अनवॉलेंट्री हो, मतलब जो आदमी काम करना चाहता है अगर उसको काम मिल गया तो इसका मतलब समझो तुम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो। इसलिए हमारे सिलेबस में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को समझाया गया है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, तो देखो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब होता है जहाँ AD और AS एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और वहाँ आपके देश में ज़ीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, तो आप फुल एम्प्लॉयमेंट बोल देंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि हमारा इनकम जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, इस तरीके से। अब आप देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपको मिल गया। अब अगर आप बताइए मुझे कि यहाँ से डिमांड ऊपर जाएगा तो क्या होगा और नीचे आएगा तो क्या होगा। तो फुल एम्प्लॉयमेंट से जैसे ही नीचे डिमांड आता है, जैसे दिख रहा है, तो इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट नीचे की तरफ आता है और ओवर एम्प्लॉयमेंट ऊपर की तरफ जाता है। तो जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप चले जाएंगे ओवर एम्प्लॉयमेंट की तरफ। ये रहा, ये ओवर हो गया और ये अंडर हो गया, E1 और E2। बेसिकली ना तो हम E2 पे जाना पसंद करते हैं और ना हम E1 पर आना पसंद करते हैं। इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट की केस में अगर डिमांड ऊपर की तरफ जाती है या नीचे की तरफ जाती है, हम इसे ठीक करना चाहते हैं। ऊपर की तरफ जाती है तो इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, या नीचे की तरफ आई है तो डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं, और ये एक्सेस डिमांड और डेफिशिट डिमांड को क्रिएट करता है। ये देखो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। देखो ऊपर की तरफ गए तो एक्सेस डिमांड हो गया, और एक्सेस डिमांड ने किसको जन्म दिया, इन्फ्लेशनरी गैप को। यहाँ देख सकते हो ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, यहाँ से तुम्हारी डिमांड ऊपर की तरफ चली गई, तो जो गैप है, जो इनके बीच में अंतर आता है, वो आपका इन्फ्लेशनरी गैप होता है। इसी तरीके से डेफिशिएंट डिमांड की बात करते हैं। जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आपकी डिमांड नीचे की तरफ आ जाती है तो डिफ्लेशनरी गैप होता है। ये भी फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे की तरफ होता है। दिखाया गया है कि गैप डिनोट जो करता है AD रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड एक्चुअल AD। तो देखो फुल एम्प्लॉयमेंट ये है और एक्चुअल ये है, तो इन दोनों के बीच का गैप। इसके बाद हम बात करें तो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के क्या रीज़न है। देखो एक्सेस डिमांड मतलब AD का ज़्यादा होना, AD का ज़्यादा होना मतलब कंजम्पशन ज़्यादा होना, या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना, या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना, या एक्सपोर्ट का ज़्यादा होना, या फिर इंपोर्ट का कम होना। कोई भी रीज़न हो सकता है, और इन सब की वजह है इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई, पैसे का ज़्यादा होना इकनॉमी में।
एडी का बढ़ने का मेन कारण है। अब पैसा किसी भी वजह से बढ़े, कंजम्पशन बढ़ा रहे हो इसलिए आया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हो इसलिए आया, गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च कर रहा है इसलिए आया, किसी भी वजह से मनी सप्लाई आएगी तो आपकी इकोनॉमी में एडी अप जाएगा। और अगर आपके इंजेक्ट करेगी, अगर आप इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करेंगे तो एक्सेस डिमांड होगा, और लीक करेंगे तो डेफिशिएट डिमांड होगा। इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? तो कुछ भी नहीं। जब फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहेंगे तो ना तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ना एम्प्लॉयमेंट, ना इनकम, सिर्फ प्राइस बढ़ेंगे। प्रोड्यूसर अब नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा और कंज्यूमर अपनी परचेसिंग पावर खो देगा। बट इस केस में जब एडी से आप नीचे गिरते हैं, नीचे आते हैं एग्रीगेट डिमांड से, तो आपके सरप्लस होने की वजह से, प्रोडक्ट के ना बिकने की वजह से आपके पास सरप्लस हो जाता है। आप प्रोडक्शन को कम करना चाहते हैं, बट उससे पहले आपको अपना उस स्टॉक को बेचना होता है, तो आप प्राइस कम कर देते हैं। प्राइस कम करने से प्रोड्यूसर को लॉस होता है और कंज्यूमर की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। इस तरीके से प्राइस पर होने वाले इफेक्ट होते हैं। फिर इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट आता है। गवर्नमेंट सब्सिडरी और टैक्स की 2 पॉलिसी लेकर आता है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। अपने एक्सपेंडिचर को क्या करेगा वो तो डिपेंड होता है एक्सेस डिमांड है या डेफिशिएट। अगर एक्सेस है तो पैसा ज़्यादा है, वो सब्सिडरी कम कर देगा और अपने टैक्सेस बढ़ा देगा। बट अगर डेफिशिएट है तो उसका उल्टा करेगा। इस केस में वो टैक्सेस को क्या करेगा, तो इस केस में डेफिशिएट डिमांड है तो वो टैक्सेस कम कर देगा और सब्सिडरी को बढ़ा देगा। कोरोना के टाइम डिमांड को बढ़ाया गया था तो राशन डबल, टैक्स कम। बट अगर अभी की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है तो अभी टैक्सेस ज़्यादा, जीएसटी वगैरह देखेंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स पे भी आ गया, पनीर लस्सी वगैरह, और सब्सिडरी कम करने की बात की जा रही है कि मलाई रेवड़ी मत बांटो लोगों को। तो इस तरीके से ये 2 पॉलिसीज़ मैंने इसमें डिस्कस की है कल के टेस्ट के लिए आपके साथ। इसके बाद आएंगे हम मॉनेटरी में क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कैसे काम करते हैं, ये देखिए एक चार्ट है। एक्सेस डिमांड है, अगर इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा है तो गवर्नमेंट अपने खर्चे क्या कर देगी, कम कर देगी, ताकि पैसा कम हो जाए, डिमांड कम हो जाए। तो खर्चे कम कर देगी, टैक्स बढ़ा देगी ताकि लोगों का पैसा छीन लूँ और उनकी मैं डिमांड को डिस्टर्ब करूँ, मतलब उनकी डिमांड को कम कर दूँ। पब्लिक बोरोइंग्स का मतलब है यहाँ सरकार क्या चाहेगी कि मैं जो लोगों को उधार है, एक्सेस डिमांड है, ध्यान रखना, तो मैं लोगों से उधार लूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ज़्यादा पैसा लोगों से मैं उधार के तौर पे ले लूँगी तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, वो अपने आप डिमांड कम कर देंगे। तो इस तरीके से एक्सेस डिमांड में काम करेंगे। डेफिशिएट डिमांड में क्या करेंगे, डेफिशिएट डिमांड में सरकार कहती है कि पैसे लोगों के पास पैसा नहीं है, डिमांड जो है वो इकोनॉमी में गिर गया है। ये रहा आपका एग्रीगेट सप्लाई, ये रहा आपका एग्रीगेट डिमांड, और आपकी डिमांड गिर गई है। अब आप डिमांड को बढ़ाना चाहते हो तो सरकार क्या करेगी, अपने खर्चे बढ़ा देगी, टैक्स कम कर देगी। खर्चे बढ़ाकर डिमांड को बढ़ाना चाहेगी, टैक्स कम करके लोगों के पैसे को बढ़ाना चाहेगी, और जो उसने पब्लिक बोरोइंग्स लिया था वो रिटर्न कर देगी विद इंटरेस्ट के साथ। इस तरीके से सरकार फिस्कल पॉलिसी में काम करेगी। रेपो रेट्स, बैंक रेट्स, रिजर्व रेपो रेट्स वगैरह में क्या करेंगी, इनको इंक्रीज़ कर देगी। इनको इंक्रीज़ करने से लोग डिस्करेज होंगे और पैसा इकोनॉमी में कम होगा और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ करेगी, सरकार अपनी सिक्योरिटी को सेल कर देगी ओपन मार्केट में, जिससे लोगों का पैसा सरकार के पास आ जाएगा और एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगा। मोरल सेशन में एडवाइस करेगी कि भाई लोन मत दो, पहले से इकोनॉमी में बहुत पैसा है, और डेफिशिएट डिमांड में एडवाइस करेगी कि पैसा दो। इस तरीके से पूरा टॉपिक आपका कवर किया गया है। कितने पेज के नोट्स हैं, 1 से 2-4 पन्नों के नोट्स हैं, फटाफट कर लो, आपके कल अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।